यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, हेडिंग डालिए, लिखिए। वे कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक, वे कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्फेरोसोम इत्यादि कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इत्यादि कोशिकांग उपस्थित होते हैं, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, पेड़ पौधे इत्यादि की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक। अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं का आकृति और आकार कैसा होता है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और टाइप्स की हो सकती हैं। कोशिकाओं की आकृति और आकार भिन्न भिन्न होती है। तो उसमें हम लोगों ने देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु की कोशिका, नीलहरी शैवाल की कोशिका हो गई थी, उसकी संरचना बनाया गया था। अब यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना को देखते हैं। जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं मनुष्यों में भी हो सकती हैं और वनस्पतियों में, यानी जंतुओं में भी और वनस्पतियों में भी। तो जंतु कोशिका का आकार कुछ अलग होता है और वनस्पति कोशिका का आकार कुछ अलग होता है। ठीक है, तो हम एक वनस्पति कोशिका बनाते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इसमें ये अंदर वाली कोशिका कला है, बाहर की तरफ इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब इसमें भी बीच बीच में कहीं कहीं बीच में मिडिल लैमेला होती है जो एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ती है। तो इसकी संरचना बना के कंप्लीट करते हैं, फिर हम बताते हैं। देखिए अब इन्हें हम मिला देते हैं।
ये यहाँ से मिलेगी। ये अंदर रहा इसका केंद्रक, ये केंद्रक हो गई कला। इसी कला से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विकास होता है। और इधर से भी ये केंद्रक की बाह्य कला है। बीच में केंद्रिका होती है, इसमें बहुत सारे क्रोमैटिन धागे फैले होते हैं। और फिर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। चूँकि यह प्लांट सेल है तो इसमें हरित लवक भी पाया जाता है, जो दोहरे आवरण से घिरा कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरे आवरण से घिरी हुई कोशिकाएं होती हैं। इसमें गाल्जी काय भी पाई जाती है, जिसका अवतल केंद्रक की तरफ, उत्तल केंद्रक की तरफ होता है, अवतल ऊपर की तरफ होता है, यानी केंद्रक से दूर होता है। ठीक है। अब इसमें ये जो बाहरी वाल है, इधर दूसरी कोशिकाएं हैं। सपोज दैट, मान लो एक कोशिका और भी यहाँ से तो जुड़ सकती है। जैसे हमने इसको बनाया है हेक्सागन टाइप का, दिख रहा है, 6 भुजाएं हैं। अब इसी तरह से और भी, यानी भुजा कोई जो है शेप निश्चित नहीं होता प्लांट कोशिका का भी। ठीक है। तो कोशिकाएं बहुत तरह की हो सकती हैं। तो कोशिका की संरचना एक यहाँ है। अब मान लो इससे जुड़ी हुई और कोशिकाएं हो सकती हैं ना, तो इससे जुड़ी कौन कौन सी और कोशिका, इधर मान लो एक हो सकती है। इस तरह से और भी बना दिया जाए तो और भी तो कोशिका हो सकती है। फिर इधर भी जुड़ी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। बहुत तरह की कोशिकाएं हो सकती हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा क्या कि यह एक कोशिका है और इसमें जो दूसरी कोशिका अटैच होगी तो उसका ये केंद्रक, ये कला बनेगी, कोशिका कला, आही कोशिका भित्ति बन जाएगी उसके लिए। यानी इसको हम अगर ऐसे मिला देते हैं तो प्लाज्मोडेस्माटा बन जाती है। एक कला इसमें छूट गई कोशिका में। ठीक है। अब हर जगह देखिए ये पूरी कोशिका बन के तैयार। अब इसमें 4 स्तर बने हैं ना, 4 लाइनें दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5। तो मुख्य रूप से 4 है, 1 2 3 4। है बीच में जिसे है इसे मिडिल लैमेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिडिल लैमेला। है बाहरी कोशिका की जो दूसरी इससे जुड़े होगी उसकी कोशिका कला है, कोशिका कला, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अच्छा, अंदर वाला जो इससे है वो कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका भित्ति। इसे सेल वाल भी कहते हैं।
ये सेल वॉल हो गई। इसके बाद यहाँ जो इसके अंदर आ रही है वो क्या है, मिडिल लेमा, मध्य पटलिका है, जो एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ने का कार्य करती है। इसे मध्य पटलिका कहते हैं, मध्य पटलिका यानी मिडिल लेवला। मिडिल लेवला, ठीक है ना। अच्छा, और इसके अंदर वाली जो है, अब ये तो एक इस कोशिका के लिए आ गई, दुई दीवार है एक और ये है, तो अंदर वाली दीवार को फिर क्या कहेंगे हम, अंदर वाली दीवार को हम कोशिका कला कहेंगे। कौन सी कला बोलेंगे, कोशिका कला, जो यहाँ पर है कोशिका कला, यहाँ से बना देते हैं। अंदर वाली भी कला क्या हो गई, कोशिका कला। और फिर इसके बाहर वाली, इसके सेकंड नंबर पे ये कोशिका भित्ति हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा देखिए, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यानी जो बाहर दो लेयर है वो किसी दूसरी कोशिका की है, इससे सटी हुई है, हम उसको अंदाज़ा लगाते हैं कि किससे सटी हुई होगी, किसी से भी हो सकती। तो इसे देखिए, बाहर वाली कोशिका हो गई, उसकी एक लेयर है कोशिका कला, अब उसके जस्ट नीचे क्या है, कोशिका भित्ति, अब बीचों बीच एक है मध्य पटलिका। अब अंदर वाली देखेंगे, अंदर वाली कोशिका के लिए उसके अंदर वाली कला तो कोशिका कला, अब उसके जस्ट बाहर जो है कोशिका भित्ति होगी। बात ठीक है। अच्छा, अभी फिर पूछेंगे भी हम, जान लीजिए। अब ये कोशिका कला, कोशिका भित्ति, मध्य पटलिका, ये बात क्लियर। अच्छा, अब अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर इसमें एक द्रव भरा होता है, उसका नाम क्या है, जीव द्रव्य होता है उसका नाम। जो द्रव भरा रहता है पूरा इस लिक्विड होता है, जो अर्धपारगम्य, चिपचिपा, जेली सदृश, फेन युक्त, अति संवेदनशील एक द्रव भरा होता है इसके अंदर, जो द्रव सभी को बांधे रखता है एक दूसरे से, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य। इसकी अंग्रेजी होती है प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। अच्छा, ये इसमें कहीं कहीं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्य करते हैं, जगह जगह जीव द्रव्य में बिखरे रहते हैं। इसे हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, राइबोसोम बोलेंगे। ये राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S होते हैं। किस कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में दो प्रकार के राइबोसोम, 70S और 80S। अच्छा, यहाँ पर एक और कोशिकांग पाया जा रहा है जिसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम छोटे छोटे कण के रूप में चिपके रहते हैं, इसे यह खुरदुरी दिखाई देने लगती है। राइबोसोम चिपकने के कारण यह खुरदुरी दिखाई देने लगती है। अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। संक्षिप्त में लिखते हैं RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी इसकी होती है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। हिंदी इसकी अंतःप्रद्रव्यी जालिका है। इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संक्षिप्त में कहते हैं, ठीक है। अब जगह नहीं है, नहीं तो लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, हाई इधर वाली क्या हुई, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको SER बोलते हैं। ये एरो बना के यहाँ लिख देते हैं, SER। इस पर राइबोसोम के कण नहीं चिपके होते हैं, तो इसलिए चिकनी दिखाई देती है। SER यानी SCM, स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, हिंदी में लिख देते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ये चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका हो गई। इतने नाम क्लियर हुए हैं। अच्छा, इसका क्या काम है, इसका भी विभिन्न पदार्थों के पोषक पदार्थों का पाचन करना है। और इसका मुख्य काम क्या है RER का, कि यह कोशिकांग जो है, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक मंच प्रदान करता है।
इस पर ही प्रोटीन संश्लेषण का काम राइबोसोम करते हैं। ठीक है, अच्छा ये CR हो गया, इधर RER हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर देखते हैं इधर क्या है। इधर एक प्रकार का कोशिकांग है जो दोहरे आवरण से घिरा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। यह कोशिका के अंदर, यह वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। जितनी भी हरी कोशिकाएं हैं यानी हरे पेड़ पौधे हैं, उनकी सभी की कोशिकाओं में यह जरूर उपस्थित रहता है, हरित लवक उपस्थित होता है। इसका मुख्य काम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना। यही नहीं रहेगा अगर, तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे और वनस्पतियाँ हरी नहीं रह पाएंगी। उनके जो पत्ते दिखाई देते हैं हरे रंग के, वो हरे नहीं दिखाई देंगे। ठीक ना, तो इसलिए बच्चों हरित लवक का पाया जाना बहुत कंपलसरी है। तो वनस्पति कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में जंतु तो हरे होते नहीं हैं। न तो उनका हेयर हरा होता है, न तो बॉडी हरी होती है। सब कुछ जो है उनका ब्लैक होता है, या तो मतलब दूसरे कलर में होते हैं, लेकिन ग्रीन नहीं होता कोई पार्ट। और वो अपना भोजन तो बनाते नहीं हैं। कोई भी जंतु, छोटे जंतुओं को छोड़ करके, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एनिमल्स हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। ठीक है, क्योंकि उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता और वनस्पतियों में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, अब एक कोशिकांग और देखते हैं हम लोग। राइबोसोम भी लिख ही लिए आप। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, यह श्वसन का कार्य करती है। यानी कोशिका में जितने भी भोज्य पदार्थ है उसका श्वसन करके उससे ATP यानी ऊर्जा का उत्पादन करती है, तभी कोशिका गर्म रहती है। और जब बॉडी की सारी कोशिकाएं गर्म रहती हैं तो मनुष्य की पूरी बॉडी गर्म रहती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, यह माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये श्वसन का कार्य करती है। फिर देखें गाल्जी काय। ये गाल्जी काय क्या करती है? यहाँ पर गाल्जी काय है, गाल्जी काय। यह गाल्जी काय एक ऐसा कोशिकांग है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से बनता है। यही टूट करके गाल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थैलियाँ टूट करके गाल्जी काय को निर्मित कर देती हैं। ठीक ना, अभी गाल्जी काय हो गया। और गाल्जी काय कोशिका में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। कोशिका में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। अर्थात ये कोशिकाओं के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसे ट्रांसफ़र करने का, यानी ये ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं गाल्जी काय को, यानी गाल्जी बॉडी है, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। गोल्जी बॉडी, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ये कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहलाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये सफाई का काम में लगा रहता है। ये तो हो गया। अब आते हैं अंदर केंद्रक पर। ये बच्चों हम पढ़ा रहे हैं जो है यूकैरियोटिक कोशिका। कल प्रोकैरियोटिक बना दिए थे, सारा पढ़ा दिए थे। आज यूकैरियोटिक चल रहा है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसके बारे में आप पूरा देखिए, हमने बना दिया, डिफिनेशन भी लिखवा दिया है। आप डिफिनेशन लिख लीजिए और उसके बाद इसका फिगर पूरा बना लीजिए। ठीक है, अच्छा समझते चलिए। इतना तो हमने बना दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन इतना तो क्लियर बना दिए हैं। ठीक, अब देखिए इसमें फिर अगली बात क्या है, केंद्रक पर हम लोग पहुँचते हैं। ठीक ना, अच्छा इसमें और थोड़े छोटे छोटे और एक कोशिकांग है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें जल अपघटनीय एंजाइम भरे रहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं।
जो लगभग 35 प्रकार के होते हैं, 35 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी इसका नाम क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम इसे कहते हैं। इसकी हिंदी भी वही और इंग्लिश भी वही, LYSO या सोया नहीं, लाइसोसोम। ठीक ठीक है, जल्दी से बनाइए आप लोग इसे। लाइसोसोम है। थोड़ा और देख लीजिए, तब फिर आप लोग आगे बढ़िए। है तो अभी बना लेंगे। इधर देखिए, ये केंद्रक है ना, पूरा सबसे बीच में केंद्रक है। इस केंद्रक की सबसे बाहरी जो दीवार है उसे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। सभी लोग देखिए, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, जो इसके अंदर वाली जगह है उसे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर जो छिद्र है, बीच बीच में छिद्र है ना जगह जगह, इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, क्लियर। इसमें जो द्रव पाया जा रहा है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो यहाँ पर धागे जैसी महीन महीन रचनाएं दिख रही हैं उसे क्रोमैटिन धागे कहते हैं। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन धागे, हिंदी लिख देते हैं, क्रोमैटिन धागे। ठीक है, और इसमें एक जगह ये गाढ़ी संरचना दिख रही है, ब्लैक स्पॉट टाइप की। ये ब्लैक स्पॉट टाइप संरचना जो है वो केंद्रिका कहलाती है। क्या कहलाती है? केंद्रिका कहलाती है। अंग्रेजी में न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक, अब आप लोग बनाइए पूरा स्ट्रक्चर। ये पूरी बात हो गई इसकी। कि एक बार रिवाइज कर दें, फिर एक बार रिवाइज फिर कर देते हैं इसी वक्त अभी। देखिए, यह यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें भी प्लांट कोशिका है, यानी वनस्पति सेल है। ठीक है ना, यानी यहाँ लिख देते हैं वनस्पति कोशिका, वनस्पति कोशिका।
ये वनस्पति कोशिका है, वो भी यूकैरियोटिक होती, जंतु कोशिका वो भी यूकैरियोटिक। वनस्पति कोशिकाओं का आकार थोड़ा इस प्रकार है। आप कहीं भी अगर कोशिका देखिए संरचना कोशिका की, तो उसमें देख जाइए, अगर आपको दिख जाता है कि उसमें हरित लवक पाया जा रहा है तो समझ लीजिए वनस्पति कोशिका है। दूसरा, कोशिका भित्ति अगर कहीं पाई जा रही है, जैसे यहाँ दिखाया गया है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यहाँ है, ये कोशिका भित्ति है, तो समझ लीजिए कि वनस्पति कोशिका है। यानी जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं। यहाँ कोशिका भित्ति क्या है, देखो है, इधर दूसरी कोशिका होगी जो इधर लाइन बनी है, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर दूसरी एक और कोशिका हो सकती है। ये कोशिका इससे और भी इधर जुड़ी हो सकती है, ऊपर भी जुड़ी हो सकती है। तो कोशिका में जो सबसे बाहर की कला है यहाँ पर है, कोशिका भित्ति, यहाँ है कोशिका भित्ति, यहाँ है कोशिका भित्ति। देखो ये हो गया है। अगर यहाँ की हम एक और कोशिका मानते हैं तो ये अंदर दीवार पड़ जाएगी, इसके जस्ट बाहर कोशिका भित्ति हो जाएगी, उसे सेल वॉल कहते हैं। यह कोशिका की रक्षा करती है। ठीक है, कोशिका की रक्षा करती है, सदैव रक्षा करेगी, बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। ये हार्ड कवच के रूप में होता है। और जनरली कोशिका का चित्र इस तरह से बनाया जाता है, देख लीजिए। कोशिका मान लीजिए छोटी सी बना रहे हैं, ये कोशिका हो गई वनस्पति कोशिका। ये एक के लेयर बनाते हैं हम सभी लोग, एक लेयर बनाते हैं। और बीच में केंद्रक हो जाएगा, तो ये बाहर वाली कोशिका भित्ति हो गई। अभी तो समझ में आया होगा कोशिका भित्ति, लेकिन एक्चुअली यही है। ठीक ना, क्योंकि इससे अगल बगल से बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं ना। ठीक है, तो ये कोशिका की पूरी संरचना है। तो कोशिका में यह कोशिका भित्ति है, और यह अंदर ये जो कोशिका बनी है इसकी भित्ति यहाँ है, यहाँ से एरो लगा है, बाहरी आघातों से रक्षा करती है। और फिर जो है कोशिका कला है, इस कोशिका का जो यहाँ सपोज दैट माना गया यहाँ कोशिका होगी, तो इसकी यह कला हो सकती है, ये कोशिका कला कहलाएगी, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस कोशिका में कला अंदर की तरफ होती है, कलाएँ सभी अंदर की तरफ। कोशिका का जो सबसे अंदर वाला परत होता है, ठीक है, जहाँ जीवद्रव्य शुरुआत होता है, उसे कोशिका कला कहते हैं। जैसे ये अंदर है ना, ये कला जो किनारे किनारे दिख रही है अंदर, ये सब कोशिका कला है। तो इसी तरह से यहाँ भी कोशिका होगी तो अंदर वाला यही पड़ेगा, ये भी कोशिका कला हो गया। ठीक है, कोशिका कला का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका कला अर्धपारगम्य होती है, यानी आंशिक रूप से पारगम्यता को दर्शाती है। इसमें यह क्षमता होती है कि आवश्यक पदार्थों को अंदर आने दो, अनावश्यक पदार्थों को बाहर भेजो। इसलिए इसे कोशिका का जो है गेटमैन कहते हैं, कोशिका का गेटमैन कहते हैं। यानी ये कंट्रोल करती है कि किससे अंदर आने देना है। जैसे यहाँ गेटमैन लग जाए अगर, तो क्या करेंगे, वो जिसको चाहेंगे अंदर आने देंगे, जिसको चाहेंगे बाहर रखेंगे। तो अनावश्यक पदार्थों को ये कोशिका कला जो है बाहर रखती है, आवश्यक को अंदर आने देती है। ठीक है, और अंदर से अनावश्यक को बाहर जाने देती है, आवश्यक पदार्थ को बाहर नहीं जाने देती है, यही पड़े रखते हैं। ठीक, एक कोशिका कला का कार्य है। दो को हमने बता दिया, एक यह बता दिया, एक यह बता दिया। क्लियर। अब तीसरे पे चलते हैं। यहाँ बीच में इस दीवार, देखो इस दीवार और इस दीवार और इस दीवार, इस दीवार, ये दोनों इधर छोड़ दो, दोनों इधर छोड़ दो। अब इसके बीचों बीच एक महीन पतली सी पट्टी समान रचना होती है, इसे हम लोग कहते हैं मध्य पटलिका। ठीक है, ये इधर भी आई है, देखिए ऐसे आई है तो इधर निकल गई है, दिख रहा नहीं। और फिर यही आई है तो इधर निकल गई है, फिर यही आई है इधर निकल गई है। ये एक कोशिका से दूसरे कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है? जोड़ने का कार्य करती है। अच्छा, फिर उसके नीचे आते हैं, यानी ये भी हमने बता दिया है। अब आइए जीव द्रव्य, अंदर जो पदार्थ भरा होता है, जैली सदृश, गाढ़ा, चिपचिपा, लचीला, अति संवेदनशील, फेन युक्त, उस द्रव को जो कहते हैं हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला होती है। अगर यह पदार्थ न रहे, जो जीव द्रव्य की हम लोग चर्चा किया जा रहा है, तो कोशिकाएं जीवित नहीं रहेंगी। हक्सले एक वैज्ञानिक थे जिसने कहा था जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला होती है। ठीक है, अच्छा, ये किसने बताया था?
हक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो ये जीवद्रव्य होता है। अब आप कहेंगे जीवद्रव्य में रहता क्या क्या है? जीवद्रव्य में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट इत्यादि रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़। जब 5 चीज़ आप कोई कुछ भी दुनिया में खाते हो तो 5 ही चीज़ जाता है। क्या जाएगा? वसा जाएगा, प्रोटीन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जाएगा, खनिज लवण जाएगा, विटामिन जाएगा। तो इसमें ये सभी पदार्थ जाते हैं जो आप भोजन करते हैं ना। अगर जंतु कोशिका होती तब भी आपके अंदर वही 5 चीज़ जाता है, और वनस्पति कोशिका है तब भी वही 5 चीज़ जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जीवद्रव्य हो गया। जीवद्रव्य के बारे में जान लिए। उसके नीचे आते हैं हम लोग, यानी राइबोसोम। राइबोसोम है, यह बीच बीच में होता है, जगह जगह छोटे छोटे कणनुमा कोशिका विहीन कोशिकांग होता है। इसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, आवरण विहीन कोशिकांग होता है, कोई आवरण नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में भाग लेता है। ये कितने प्रकार का होता है? 70 और 80 इस प्रकार का। किस कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा होता है? 70 इस प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, अच्छा, अब राइबोसोम है। लाइसोसोम आ गया है। लाइसोसोम का क्या काम है? जो पदार्थ अपच रह जाते हैं, अपचे हुए, उनका पाचन ये लाइसोसोम करता है। कोई जीवाणु, विषाणु, कीटाणु आ गया तो उसको मारने का भी कार्य करता है। इसका पीएच मान जो है, ठीक है, लगभग कोशिका के द्रव्य के पीएच मान के इर्द गिर्द होता है, अर्थात 6.8 के करीब होता है। 6.8 पीएच होता है इसका, अर्थात ये अम्लीय होता है लेकिन बहुत कम अम्लीय, न्यूट्रल के लगभग होता है। अगर इसका पीएच मान कम हो जाता है, अर्थात अम्लीयता बढ़ जाती है, इसमें 3-4 पीएच मान हो जाता है तो फट जाता है। और ये फटता है तो सभी कोशिकांगों को पचाने का कार्य करने लगता है, यानी कोशिका को समाप्त कर देता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, लाइसोसोम को। यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसमें लगभग 35 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अपचित पदार्थों का पाचन करने का कार्य करते हैं। ठीक ना? अच्छा, अब आइए इधर, ये भी हो गया। इधर देखते हैं हरित लवक। यहाँ एक कोशिकांग है, दोहरे आवरण से घिरा हुआ है। दोहरा आवरण किसका बना हुआ है? एकक कला मॉडल का बना हुआ है, और इससे यह घिरा हुआ कोशिकांग है। इसमें थैलेकॉइड और ग्रेना स्ट्रोमा पाए जाते हैं। इसमें भरा हुआ पदार्थ स्ट्रोमा होता है। ये जो सिक्के के ढेर की समान रचना दिखाई दे रही थी, इसे ग्रेना कहते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इस ग्रेना में। पौधे अपना भोजन इसी की सहायता से बनाते हैं, इसीलिए पेड़ पौधे की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, इसी हरित लवक के कारण। ठीक है, अब आते हैं इस पर केंद्र क्रोमैटिन धागे। अब इसको थोड़ा सा आप इधर भी बता देते हैं, यहीं तक रोक करके इधर। ये गाल्जी का है, और माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों यहाँ तक, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करती है? जो भी पदार्थ इसमें आता है, जब आप भोजन करते हैं तो पच करके पाचन की क्रिया के फलस्वरूप अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद इसमें आता है। पौधे भी जब अपना भोजन बनाते हैं तो कोशिका में भी हो जाते हैं। कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थ आए, पहले तो यही पचाता है, माइटोकॉन्ड्रिया शोषण करता है इसका शोषण करके एटीपी बना देता है, और एटीपी जब बना देता है तो कोशिका उसे अपने कार्यों में ले लेती है। एटीपी एक ऊर्जा होती है जिसके कारण शरीर गर्म रहती है। कुछ अब मनुष्य की शरीर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म रहती है, इतना तापमान उसका होता है। ये सब कहाँ से आता है? इसी एटीपी से आता है। ठीक है, अच्छा, ये एटीपी का निर्माण कर देती है। इसे ऊर्जा का पावर हाउस सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं इसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, अब इधर देखो गाल्जी का है। जो अपशिष्ट पदार्थ इसमें बनते हैं, इसको यह बाहर निकालने का कार्य करती है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER अथवा ER के टूटने से बनती है। ठीक है, इसीलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ये सफाई का कार्य करती है। ठीक, अच्छा, आगे देखिए, इधर से इधर आ गए हम, है तो इसको इरेज कर देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं। RER है, यानी इसका पूरा नाम लिखा है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये क्या काम करता है? ये खुरदुरी जो है अंतरप्रद्रव्य जालिका होती है,
खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करती है, क्योंकि चिपक करके प्रोटीन राइबोसोम इसी पर रहते हैं, इसी प्रोटीन बनती है। अच्छा, एक काम और है इसका, RER या CR दोनों का, ये ढांचे का काम करती है, कोशिका को शेप प्रदान करती है। जैसे साइकिल में तिल्ली न रहे तो साइकिल की पहिया पचक जाएगी ना, ऐसे ही इसमें भी यह तन्यता प्रदान करती है, स्ट्रेच, ठीक, ऐसे ताने रखती है, साइटोस्केलेटन बनाती है, ठीक है, आंतरिक ढांचा। और न्यूक्लियर पोर, अब इसमें आइए, केंद्रक के अंदर है, केंद्रक छिद्र है, बीच बीच में जगह पाई जा रही है ना, देखिए यहाँ भी जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ, ये न्यूक्लियर पोर इसे कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। अच्छा, इनर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक कलाएँ 2 झिल्लियों से घिरे होते हैं। केंद्रक कला किससे घिरी होती है? 2 झिल्ली से बनी होती है। एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ, और जो बाहर की तरफ है उसे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये वाली है, ठीक है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसमें द्रव भरा रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन धागे, जो इसके अंदर धागे उपस्थित है उसे क्रोमेटिन धागे कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये भी बात हो गई। और है बीच में गाढ़ी संरचना जो होती है उसे केंद्रिका कहते हैं। है क्रोमेटिन धागे जो होते हैं ये अनुवांशिक पदार्थ DNA है, DNA के बने होते हैं। अच्छा, यही पदार्थ अगर न हो तो वंश परंपरा का नियम पालन नहीं हो पाएगा। यही आनुवंशिक संकेत सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, ठीक है। ये DNA के बने होते हैं क्रोमेटिन धागे, ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें द्रव भरा रहता है, जो मतलब आवश्यक पोषक पदार्थों को इकट्ठा, तो आवश्यक पोषक पदार्थ इसमें भरे होते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब ये तो सारी बातें हो गई। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है? कोशिका द्रव्य को, केंद्रक द्रव्य को बाहर जाने से रोकना, ठीक है। अच्छा, जो अनावश्यक पदार्थ बहते हैं अंदर वो इसमें इधर आते हैं, या तो यहीं से ट्रांसफ़र होकर इसमें चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब सारे क्रियाकलाप हो गए। जो अनावश्यक पदार्थ बनते हैं वो इधर आते हैं, यहीं से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, केंद्रिका का भी काम है, केंद्रिका बीच में स्पॉट टाइप की होती है, ये राइबोसोम का निर्माण करती है। इसका काम क्या है? राइबोसोम का निर्माण कर, राइबोसोम यहाँ बनते हैं और इसी से न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलते हैं और आके अपना कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। केंद्रिका का यही कार्य है, ठीक है। और केंद्रिका भी आवरण विहीन होती है तो केंद्रक भी आवरण विहीन होता है, ठीक। ये बात तो क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अच्छा, हाई जो गैप है इसका क्या नाम है? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ये कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य करता है तो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता था मिडिल लैमेला, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा जो है एक कोशिका के द्रव्य को दूसरे कोशिका के द्रव्य से जोड़ता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों। अब इतना हो गया, इसको आप लोग तुरंत नोट करिए, बनाइए और लिख डालिए, ठीक है। थैंक यू।